आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रग की जो है वो रिसेप्टर के ऊपर कैसे इफेक्ट होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ड्रग एंड ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन. ओके, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ रिसेप्टर विल वर्क एंड वेयर दे आर सिचुएटेड. सो अगर मैं बात बताऊं तो अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा है, सो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन अ सेल मेम्ब्रेन. जो पूरा हमारा क्या होता है एग्जैक्टली जो ये पूरा सेल होता है. ओके, तो उसकी जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है. ओके, और उसके बीच में कहीं पे क्या होता है, उसके बीच में कहीं पे क्या होता है, प्रोटीन के जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो एज अ रिसेप्टर वर्कआउट करती है. तो उसका जो मैंने जूम करके हुआ पोर्शन यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, आपको दिख रहा है क्या बच्चों? यस और नो? ओके, यहाँ यस पे सर। ओके, यहाँ पे आपको ये पूरा जो है वो रिसेप्टर, तो आपको पता चला रिसेप्टर कहाँ पे होता है एग्जैक्टली. ओके, अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ. पोजीशन ऑफ रिसेप्टर. ओके, आप देख सकते हो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में बीच में पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है जो एज अ रिसेप्टर वर्कआउट करती है. आगे बात समझ में कि नहीं आई अभी भी? यहाँ पे देखो ये पूरा रिसेप्टर है. अरे ये बात समझ में आपको है ना? यस सर। और अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि अब होगा क्या, तो ये देखो ये पूरा रिसेप्टर है. अब ये पूरी क्या प्रोसेस हो रही है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा एक रिसेप्टर है. पर्टिकुलर रिसेप्टर के पर्टिकुलर वर्क होते हैं. जैसे ये है एपिनेफ्रिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर. ये एपिनेफ्रिन यहाँ पे बाइंड हुआ, दिख रहा है आपको? ई, हेलो, ई बाइंड हुआ. तो एपिनेफ्रिन जब उसके साइड, सर ये क्या है एपिनेफ्रिन? वो एक केमिकल मैसेंजर है. हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं. उसमें से एक है एफिनेफ्रिन. ओके, एड्रेनालिन बोलते हैं जिसको. तो ये एपिनेफ्रिन यहाँ पे आया, तो जैसे ही एपिनेफ्रिन उस साइड पे बैठेगा, वो आगे की कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा. वो क्या करेगा? इट विल बाइंड टू दैट रिसेप्टर. वो खुद अंदर नहीं आएगा, वो यहाँ पे मैसेज भेज के चला जाएगा. और उस मैसेज से क्या होगा, आगे की जो रिएक्शन है वो क्या होने लगेगी, स्टार्ट होने लगेगी. समझे बात? तो ये देखो क्या होता है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होता है, पीके होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं. ये सभी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं. ये प्रोसेस हमारे लिए नेसेसरी है. सपोज कोई रीजन से एपिनेफ्रिन यहाँ पे नहीं पहुंच पाया हमारी बॉडी में से, और डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया कि एपिनेफ्रिन की कमी की वजह से आपको ये डिसीज हुआ है या फिर आपको ये चीज हो रही है, इमोशंस में चेंज हो रहे हैं, तब आप क्या करोगे बताओ? एज अ ड्रग आप कौन ऐड करोगे? सेम ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करोगे कि जो एपिनेफ्रिन के जैसा ही हो, जो एपिनेफ्रिन के वहां पे जाए और उसको पूरा एक्टिवेट कर दे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से, यस और नो? हाय ना, बोलो. यस सर। अगर आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन नहीं है तो आप एक्सटर्नल एज अ ड्रग डालो कि जो एपिनेफ्रिन के जैसी ही हो, और वो वहां पे जाके क्या करे, वहां पे जाके एपिनेफ्रिन की जगह पे बैठ जाए और आगे जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट कर दे. तो हमारी प्रोसेस वापस कैसी हो जाएगी? अच्छे से हमारी प्रोसेस वापस कैसी हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। और दूसरी एक ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दूसरी ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन बढ़ गया, तो क्या होगा, ये सभी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, ज्यादा स्पीड से हो जाएगी, ज्यादा होने लगेगी. हाँ या ना? यस और नो? अगर एपिनेफ्रिन बढ़ गया तो आप समझ रहे हो मेरी बात? तब तब मुझे ऐसी दवाई डालनी पड़ेगी कि जो इस एपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर दे. मतलब वो दिखे एपिनेफ्रिन जैसी, लेकिन वो जब बाइंड हो जाए तब वो आगे की रिएक्शन को ब्लॉक कर दे और खुद एपिनेफ्रिन को भी बाइंड ना होने दे. समझे बात क्या?
ये जो दवाई है वो कहाँ पे बाइंड हो जाएगी, एप्रीनेफ्रिन की जगह पे बाइंड हो जाएगी। और ये क्या काम करेगी वहां जाके, वो एपिनेफ्रिन से कंपटीशन करेगी यहाँ पे बाइंड होने के लिए, और बाइंड होने के बाद वो एपिनेफ्रिन को बाइंड नहीं होने देगी। तो जो रिएक्शन ज्यादा बढ़ गई थी वो वापिस किस में आ जाएगी बताओ, वापिस किस में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसी जो दवाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। जो जो दवाई की जगह रिसेप्टर की प्रोसेस को अगर बढ़ावा देते हैं उनको अगोनिस्ट बोलते हैं। अगोनिस्ट मींस इट्स द सेम एज एपिनेफ्रिन, और वहां पे बैठ के आगे का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, वो अगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब, एंटागोनिस्ट मतलब एंटागोनिस्ट मतलब वो एपिनेफ्रिन की जगह पे बैठ जाएंगे और आगे की प्रोसेस को कट आउट कर देंगे, तब उसको एंटागोनिस्ट का बोल देंगे। सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द रिसेप्टर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। बात ये है, लिगैंड बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। यहाँ पे आपका जो लिगैंड होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाइंड होता है। कई बार ये होता है कि अपनी थोड़ी सी जगह भी चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं और क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, केमिकल मैसेंजर के साथ वो बाइंड हो जाते हैं, है ना। रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर प्लेज very important role in a communication process. Majority receptors are embedded in a cell membrane. Receptor proteins are embedded in a cell membrane in such a way that their small portion will remain inside and the another small portion which contains binding site will remain outer side of the surface. Yes or no? है ना? हेलो हेलो, sir. ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने हुए थे रिसेप्टर, वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। आधे जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं, आधे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और जो बाहर है उनके ऊपर एक साइट होती है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. whenever chemical whenever chemical messenger will come nearer to binding site will try to change a bit of shape and it will occupy the chemical messenger. After binding this chemical messenger, here communication system will start और message will be passed. Yes or no? प्रोसेस के मैसेज पास होने लगेंगे। तो ये काम होता है रिसेप्टर का। अब बात करते हैं अगोनिस्ट किसको बोलते हैं। somehow if there is absence of this chemical messenger, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऐसी दवाई डालनी पड़ेगी कि जो इस केमिकल मैसेंजर की जगह बैठे और आगे की कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करे। तो अगर आपकी दवाई और आपकी मेडिसिन कम्युनिकेशन प्रोसेस को एनहांस करती है, बढ़ाती है, तब उसको अगोनिस्ट बोला जाता है। तब उसको क्या बोला जाता है बच्चों बताओ, अगोनिस्ट। बट whenever if you are adding a compound which will block this site, okay, means that drug molecule will come to the site, वो साइट के साथ बाइंड भी हो जाएगा बट आगे कम्युनिकेशन रिएक्शन को स्टॉप करेगा। तो अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन को अगर उन्होंने स्टॉप कर दिया तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, अगर उन्होंने कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दिया तो जो ओवर रिएक्शन हो रही थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर आपकी दवाई कम्युनिकेशन को स्टॉप करती है, सो दैट टाइम इट इज नोन एज अ एंटागोनिस्ट, दैट वन इज नोन एज अ एंटागोनिस्ट। इज इट क्लियर, यस और नो? आ रही है बड़ी बात समझ में? Yes, sir. So there is a, mainly there are two difference, means basically agonist will enhance the communication system by binding by binding with the receptor, and antagonist will restrict the communication. Okay, yes or no? चलो, तो ये दो पॉइंट जो है हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़े, और आपको ये चीज दोनों है वो याद रखनी है, जेई नीट के लिए खास याद रखनी है, as we are knowing that this portion is omitted from the Gujarat board. Yes or no? If you have any doubt you can ask it to me. चलो नेक्स्ट वन। अब हम बात करने वाले हैं थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। थेराप्यूटिक एक्शन की बात करने वाले हैं, थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। उसमें टोटल हम कितने पार्ट पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं।
So now it's a therapeutic action of different classes of drugs. Okay. Okay. यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो अगर मैं आपको बता दूं कितने मेनली पोर्शंस है वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले क्या आएगा बताओ, एंटासिड्स, फिर आएगा एंटीहिस्टामाइंस. वन बाय वन हम सब देखने वाले, सो डोंट वरी. एंटीहिस्टामिनिक सब्सटेंस बोलते हैं इनको, एंटीहिस्टामाइंस. फिर न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेटेड ड्रग्स. ओके, न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेटेड ड्रग्स. ओके, फिर कौन आएगा बताओ, फिर कौन आएगा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेटेड ड्रग्स, एंड देन एंटीमाइक्रोबियल्स. सभी में और भी बहुत क्लासिफिकेशन है. ओके, एंटीमाइक्रोबियल्स. ओके, एंड आफ्टर दैट एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. अब आप थोड़ा सा समझे तो इन सभी क्लास में भी हम और भी अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं, कौन से क्लास है, ठीक है. लेकिन याद रखो कि here we are going to classify our medicines on the basis of therapeutic action, and as we are knowing that we will classify it into 5 classes, main 5 classes, and that first one is antacid, second one is antihistaminic, third one is neurological activated drugs जो nervous system पे काम करेगी. So the drugs we will which will act on the nervous system. After that antimicrobials, the drugs which will act on a microorganisms, or I can say infected organs. Okay, अगर हमें पता है कि हमारी मेडिसिन जो है वो कई सारे अगर मलेरिया है या फिर पैरासाइट से हमारी बॉडी में आ गए तो उसके ऊपर एक्ट करेगी. और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो हार्मोन बैलेंस का काम करती होगी, जो उनका जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा बताओ, हार्मोन्स का, हार्मोन्स. ओके, so what I just want to say, we can classify our medicines in this portion. We will start with the antacids. Are you ready for that? Antacids, antihistamines, neurological activated drugs, anti-fertility drugs, and antimicrobials. Okay, yes or no? तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसका स्टार्ट करने वाले बताओ, सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं, एंटासिड्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, चलो अब हम बात करते हैं एंटासिड्स की. ओके, अब हम बात करते हैं एंटासिड्स. ओके, देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंटासिड्स, हाउ वी कैन क्योर इट. अभी होता क्या है एग्जैक्टली एंटासिड्स. ओके, तो मैं आपको बताऊं तो हमारा जो स्टमक होता है, ओके, अगर मैं बात करूं तो स्टमक की हम बात करें तो स्टमक की बात करें तो स्टमक वॉल में जो होता है वो क्या आता है, एसिड सिक्रेशन होता है. और उससे क्या होता है, अगर एसिड सिक्रेशन होता है तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो स्टमक के ऊपर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं. मतलब एसिड की अगर क्वालिटी बढ़ जाती है तब वहां पे वो लेयर जो है वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन निकल जाएगा और वहां पे क्या होगा, पूरा अच्छे से बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाएंगे. अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर बात करें तो अल्सर इन स्टमक. ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा स्टमक है
और उसमें क्या रह जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? है ना? Yes, हेलो? sir. तो इस अल्सर के बढ़ने से अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको तुरंत इरिटेशन सा होता है। कई बार आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जैसे कि नॉनवेज खाते हो, प्रोटीन को डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो कई बार अल्सर भी होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में अगर एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया, सो दैट वन इज लाइक एसिडिटी, वी आर नोइंग इट एज अ एसिडिटी। इन अ प्रीवियस ईयर बिफोर 1970 they are using like some of the bases, okay, they will add antacids into it। antacids मतलब यहाँ पे वो एसिडिक है। अगर आपको इससे क्या चाहिए बताओ, अगर आपको इससे क्या चाहिए, थोड़ा सा भी क्या चाहिए बच्चों, रिलीफ चाहिए, तब हम क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं, है या ना? यस और नो? हम क्या ऐड यूज करते हैं, एंटासिड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा एंटासिड्स। वो क्या होते हैं एंटासिड्स, एग्जैक्टली होते क्या है, तो वो होते हैं वीक बेसिस। एंड इफेक्ट कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वीक बेस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड एंड आल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन। वो पेप्सिन को, अब देखो ये वाला जो होता है ना, आल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन, वो कहाँ पे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो हो गए कई और दवाई होती है एंटासिड्स के तौर पे, मतलब अगर मैं इनो डालू, इनो आपने एडवर्टाइज देखो, काम से काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, व्हाई दे कैन से इट, एडवर्टाइज में ऐसे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत ही कैसी होती है, फास्ट होती है या ना? यस और नो? एसिड बेस Yes, रिएक्शन sir. कैसी होती है, बहुत फास्ट। अगर आप एज अ एंटासिड क्या यूज कर सकते हो, देखो कई दो टाइप के एंटासिड होते हैं, उसमें मैं पहला टाइप का ले रहा हूँ एंटासिड। उसमें ये होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप बोलते हो ना इनो, NaHCO3, या फिर आपने पिंक बॉटल देखी होगी जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कौन होता है बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। कई बार कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऐसे क्या यूज होते हैं बच्चों बताओ, एंटासिड्स यूज होते हैं। वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस मत यूज कर देना भाई, वीक बेस। तो इससे क्या होता है पता है, ये जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, OH माइनस से, तो ये पानी बन जाएगा। तो आपको अल्सर में क्या रहेगी, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, अल्सर का इरिटेशन नहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो ट्रीटमेंट है, दिस ट्रीटमेंट इज, this treatment is controlled by this system, controls only, this system controls only symptoms and not the cause. This treatment controls only symptoms and not the cause, okay? Therefore हम क्या करते हैं, मेटल सॉल्ट यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को रिलीफ करना चाहते हो, तब तो क्या होगा, थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, आपने क्या किया, दवाई ली, थोड़ी देर के लिए राहत हो गई, वापिस शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्योर ढूंढना पड़ेगा। मतलब पूरा इससे हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली हम लोग ये ट्राई करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये खत्म हो जाए, ओके? मतलब पूरा फ्रॉम द रूट्स वी वांट टू जस्ट रिमूव अवर डिजीज। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं चलेगा सर, अब हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा भी मैकेनिज्म रिसेप्टर वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे H+ कौन सीक्रेट करता है वो देखो, अगर आपका स्टमक है तो उसमें H+ कौन सीक्रेट करता है वो देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड।
ओके, अब हम देखते हैं, एक सेकेंड। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका स्टमक है। अब क्या होगा, अब स्टमक को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन पंप सेल होते हैं, मतलब प्रोटॉन पंप करके सेल्स होते हैं। ये सेल्स, ये रिसेप्टर आप समझ लो, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर समझ लो, कि जो यहाँ पे H+ को सिक्रीट करते हैं। ओके, यस और नो? आप सिर्फ स्टमक को देखो, इट्स ओके, जो भी रिमूव, हमें तो हमारी मैकेनिज्म में कॉन्सेंट्रेट करना है, एंटासिड वाली। तो यहाँ पे क्या रहता है एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर रहते हैं, और रिसेप्टर क्या करते हैं बताओ? रिसेप्टर क्या करते हैं? ये रिसेप्टर मतलब ये रिसेप्टर होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जो H+ को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है वो भी तो देखना होता है। सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे हिस्टामिन, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, हिस्टामिन होगा, हिस्टामिन 5-HT। वो किसके ऊपर बैठेगा? प्रोटॉन पंप के ऊपर। प्रोटॉन पंप के जो सेल होते हैं वहां पे बैठता है, और H+ को सिक्रीट करता है। अब आप सोचो और मुझे बताओ, अगर मुझे इस H+ को सिक्रीट करने से रोकना है, तब मुझे यहाँ पे किसको ब्लॉक करना पड़ेगा? सोच के बताना, तब मुझे यहाँ पे किसको ब्लॉक करना पड़ेगा, बताओ? 5-HT को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसी मेडिसिन डालूंगा, लेकिन सिमेटिडिन एक टाइप की मेडिसिन है, सिमेटिडिन, रेंटेक, कल ही मिलाया पेंटाप्रोजोल, रेंटेक करके, रेनिटिडिन, रेंटेक, ठीक है। सीमेंटिडिन का नेम है टेगामेट, याद रखना ये बात। टेगामेट उसका कॉमन मतलब ब्रांड है, टेगामेट। ओके, याद रखने बात। तो ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, रेनिटिडिन एंड सिमेटिडिन। ये क्या करते हैं, रेनिटिडिन का दूसरा नाम है रेंटेक, या फिर उसको बोलते हैं जेंटेक। तो इनका क्या काम रहता है, ये जो होते हैं वो क्या करेंगे पता है आपको? ये जो होते हैं 5-HT को ब्लॉक करेंगे बच्चों। किसको ब्लॉक करेंगे बताओ? वो 5-HT को ब्लॉक करेंगे। और अगर उन्होंने 5-HT को ब्लॉक कर दिया, तब क्या होगा, यहाँ पे H+ जो है वो सीक्रेट नहीं होगा। और अगर H+ अगर सीक्रेट नहीं होगा, तब आप बताओ क्या होगा? आपकी जो एसिडिटी है, आपका जो सिक्रेशन है, एसिड सिक्रेशन, वो कम हो जाएगा, और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो हिस्टामिन जो होते हैं उसके रिसेप्टर देखो, हिस्टामिन सिर्फ स्टमक में ये काम करता है H+ सीक्रेट करने का, दूसरी जगह पे वो दूसरा काम करता होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो अभी क्या हुआ, स्टमक में हमने एंटासिड देखना चाहा, तो एंटासिड में हमने ये देखा कि ऐसी दवाएं होती है कि जो देखो, हम लोग है ना एग्जैक्टली एंटासिड्स को मेडिसिन नहीं बोल सकते। कौन? जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड है और कार्बोनेट है मेटल के, क्योंकि वो डिजीज के सिम्टम्स को ट्रीट करता है। ओके, क्योर नहीं देता है वो पूरा डिसीज का, तब उसको हम लोग मेडिसिन में कंसीडर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. लेकिन अगर आप रेनिटिडिन की बात करो, सिमेंटिडिन की बात करो, कोई जो टेगामेट और जेंटेक के नाम से फेमस है, वो 5-HT को ब्लॉक करते हैं। और 5-HT को ब्लॉक करते हैं तो जो सेल होते हैं, पेप्टिक सेल, कि जो H+ को रिलीज करते हैं, वो रिलीज ही वो लोग स्टॉप कर देते हैं बच्चों। So what will happen? Tell me. So that's why we will get 100% cure from our acidity symptoms. Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. So this is the portion. Okay, where we have completed about the antacids. Now come to the point antihistamines. तो एक तो हमने यहीं पे देख लिया एंटीहिस्टामिन्स, कि जो स्टमक पे हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, स्टमक पे उनका काम क्या होता है बताओ? H+ को हाँ, तो बाकी जगह पे हिस्टामिन का क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, हिस्टामिन रिसेप्टर के तौर पे। ओके, डोंट वरी, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, हिस्टामाइन के 3 जगह पे 3 डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं भाई, वर्कआउट होते हैं। हिस्टामिन 3 जगह पे होते हैं।
अगर हम लोग इजीली अगर इसको देखना चाहें तो अब देखो आप, H1 रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर होते हैं और H3 होते हैं। हमने जो स्टमक में देखे ना रिसेप्टर, वो H2 थे। कौन से थे? H2। अगर हिस्टामिन क्या वर्क कर सकता है, हिस्टामिन इज अ मैसेंजर, और हिस्टामिन सब रिसेप्टर पे बैठ के कोई ना कोई वर्कआउट करता है। तो अगर हम लोग बात करें तो कि हिस्टामिन का वर्कआउट है क्या एग्जैक्टली अगर हम वो बात करना चाहे तो अगर हिस्टामिन जो है वो कहां पे रहेगा, H2 रिसेप्टर है तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ाएगा, वाजोडाइलेशन करवाएगा। वाजोडाइलेशन मतलब पता चलता है आपको, अगर वो वेसल्स के ऊपर है तो वो वेसल्स को थोड़ा क्या करेगा, वेसल्स को थोड़ा डायलेट करेगा, वाजोडाइलेशन। और अगर वो वाजोडाइलेशन किया तो इंक्रीज द कैपिलरी परमिएबिलिटी। ओके ओके। और अगर नोज में देखे तो क्या होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, वाजोडाइलेशन एंड सेंसरी नर्व एंडिंग पेन, ईचिंग। ईचिंग के लिए भी ये बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है, लेकिन इट्स ओके। और एक होते हैं हिस्टामिन रिलीज सिक्रेशन, वाजोडाइलेशन। ये सभी चीजें होती है। आपको एलर्जिक रिएक्शन आती है, आपको पता है आपको कौन सी रिएक्शन आती है, बताओ? एलर्जिक रिएक्शन आती है कि नहीं आती है ना? हेलो, एलर्जिक Yes. रिएक्शन देखी है आपने? एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, लेवल ऑफ हिस्टामिन विल इंक्रीज, और लेवल ऑफ हिस्टामिन विल इंक्रीज, सो ये सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना? तो Yes, sir. तो कैपिलरी बढ़ जाती है, थोड़ी सूजन सी आ जाती है। देखो उससे क्या होता है, वाजोडाइलेशन होता है, मतलब सूजन सी आ जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, सेल जो है थोड़े स्वेल हो जाएंगे, और आपको जो है बहुत ही क्या आएगी भाई, कंटिन्यूअसली आप क्या करोगे, छींकते रहोगे, है ना? तो अगर आपको क्या करना है, हिस्टामिन को रोकना ही है, आपने ठान लिया है इस बार को हिस्टामिन को हम रोक के ही रहेंगे, तो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर होते हैं कि जो ये सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना? तो ये जो रिसेप्टर है, एच रिसेप्टर है, आप क्या करो, उस रिसेप्टर पे हिस्टामिन की जगह, आप हिस्टामिन की जगह कौन डाल दो, अभी दवाई डाल दो। और दवाई क्या करेगी, और एग्जैक्टली दिखती किसकी तरह होगी बताओ, हिस्टामिन की तरह होगी, लेकिन वो जाके अगर अटैच हो जाएंगी तो अब आगे रिएक्शन नहीं होगा, वाजोडाइलेशन नहीं होगा, ठीक है, वाजोडाइलेशन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, आपको एलर्जी से क्या होगा, थोड़ा जो ओवर सेंसिटिविटी आ गई वो कम हो जाएगी। तो ये दवाई कौन सी होती है जो हिस्टामिन की तरह ही दिखती है, तो आप लिख लो उसके नेम, ब्रोमफेनारिमाइन इज एंटी हिस्टामिन। और दवाई वो कौन से नेम से फेमस है, तो वो नेम से फेमस है डिमेटेप, ब्रोमफेनारिमाइन। ओके, यस और नो? और दूसरी एक है, वो दूसरी जो दवाई है उसका नेम है टर्फेनाडिन। दूसरी जो दवाई उसका नेम कौन है बताओ बच्चों, टर्फेनाडिन। उनका भी क्या काम रहता है बताओ, सेल्डान बोलते हैं उसको, उसका भी वो एंटी हिस्टामिनिक है और वो एंटी एलर्जिक है। सुनो, अब यही दवाई सर मैं क्या यूज कर सकता हूँ स्टमक के ऊपर? बिल्कुल नहीं, जो स्टमक के ऊपर रिसेप्टर है वो दूसरे हैं, और जो नर्व के ऊपर आपके इफेक्ट कर रहे हैं और आपके जो स्मूथ वेसल्स पे है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर हैव अ डिफरेंट डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्शन, और उनके शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो याद रखना ये बात कि ये जो दवाई है एंटी हिस्टामिनिक दवाई है जो एलर्जी के लिए यूज करते हो, वो एज एंटासिड आप यूज नहीं कर सकते। आ रही है पूरी बात समझ में, क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करते हैं, दोनों हिस्टामिन डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर पे काम कर रही है, और रिसेप्टर सेम नहीं है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर। स्टमक वाले रिसेप्टर डिफरेंट है, और ये स्मूथ मसल्स वाले भी कैसे है, डिफरेंट है। याद रखना ये बात, ओके? यस और नो? तो एंटी Yes, हिस्टामिन sir. में हमने दो टाइप की देखी, रेनिटिडिन एंड सिमेटिडिन। वो स्टमक पे
एंटासिड्स की तरह काम करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, और दूसरे एंटीहिस्टामिन्स जैसे ब्रोमफेनारिमाइन और टर्फेनाडिन वो एलर्जिक रिएक्शन में हमें काम में आते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। चलो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेटेड ड्रग्स। अब हम थर्ड पोर्शन लेंगे, न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेटेड ड्रग्स, बट नॉट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इट। ओके